हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल RAC ज्ञान। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पे 4000 क्वेश्चन के इम्पॉर्टेंट सीरीज़ चल रही है, जो कि RAC सेकेंड ईयर वालों के लिए और जिनका बैक पेपर लगा है उनके लिए भी यह है। यह क्वेश्चन जो है मैंने थ्योरी से उठाए हैं, क्योंकि थ्योरी में अधिक लोगों के बैक लगे हैं और थ्योरी बहुत ज़्यादा लोगों की कमज़ोर है। तो दोस्तों, देर न करते हुए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप मेरे अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, ऑनलाइन टेस्ट ग्रुप में, तो आप मुझे स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, जहाँ से मैं आपको ऑनलाइन टेस्ट ग्रुप में जोड़ दूँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है हमारा, जब खाद्य पदार्थों को एक रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है तब यह आवश्यक होता है कि, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से। पहला ऑप्शन है सबसे ठंडे खाद्य पदार्थ को कैबिनेट के टॉप पर रखा जाए, और दूसरा ऑप्शन है सबसे ठंडे खाद्य पदार्थ को कैबिनेट के बॉटम पर रखा जाए। तीसरा ऑप्शन है पैकेजों के चारों ओर हवा के सर्कुलेशन के लिए जगह छोड़ी जाए। तीसरा ऑप्शन है पैकेजिंग को फैलने और सिकुड़ने के लिए जगह छोड़ी जाए। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सबसे ठंडे खाद्य पदार्थ को कैबिनेट के टॉप पर रखा जाए। यानी सबसे ठंडे खाद्य पदार्थों को जो है कि रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है, तभी आवश्यक होता है कि सबसे ठंडे खाद्य पदार्थ को कैबिनेट के टॉप पर रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब एक घरेलू रेफ्रिजरेटर को स्थापित किया जाता है तब इसको फिल इन द ब्लैंक्स के लिए सावधानी पूर्वक लेवल करना चाहिए। पहला ऑप्शन है कंडेंसेंट को उछलकर बाहर गिरने से रोकने के लिए। दूसरा ऑप्शन है तेल के ठीक लेवल बनाए रखने के लिए। तीसरा ऑप्शन है स्विच ऑन करने पर कंपन करने के लिए। चौथा ऑप्शन है रेफ्रिजरेंट के सही बहाव को सुनिश्चित करने के लिए। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्विच ऑन करने पर कंपन कम करने के लिए जो है कि हम घरेलू रेफ्रिजरेटर को लेवल करके रखते हैं, बराबर करके रखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, घरेलू रेफ्रिजरेटर का मक्खन कंपार्टमेंट प्रायः स्थित होता है। पहला ऑप्शन है कैबिनेट के टॉप पर, दूसरा ऑप्शन है कैबिनेट के बॉटम पर, तीसरा ऑप्शन है ऊंचाई के सेंटर पर, और चौथा ऑप्शन है दरवाजे पर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दरवाजे पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेफ्रिजरेशन सिस्टम में मैकेनिकल दोष के कारण से होता है। मैकेनिकल दोष के कारण रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या होता है। पहला ऑप्शन है मोटर में शॉर्ट सर्किट। दूसरा ऑप्शन है कंडेंसर कॉइल को गंदा होने से बचाना। तीसरा ऑप्शन है कम वोल्टेज, और चौथा ऑप्शन है OLP का दोषयुक्त होना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कंडेंसर कॉइल का गंदा होना। रेफ्रिजरेशन सिस्टम में मैकेनिकल के दोष के कारण हो सकते हैं कि कंडेंसर कॉइल जो होता है वह गंदा हो गया है। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम में मैकेनिकल दोष अगला को 5वां क्वेश्चन है हमारा, रिले एक संरक्षण साधन है जिसका प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है कंडेंसर में, दूसरा ऑप्शन है कंप्रेसर में, तीसरा ऑप्शन है इवापोरेटर में, और चौथा ऑप्शन है थर्मोस्टेट में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कंप्रेसर में। रिले एक संरक्षण साधन है जिसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, कंप्रेसर में करते हैं। लगभग बच्चों को यह क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैपिलरी ट्यूब एक डिवाइस है। पहला ऑप्शन है रेफ्रिजरेटर द्वारा ली गई गर्मी को दूर करती है। दूसरा ऑप्शन है रेफ्रिजरेंट को मापती है। तीसरा ऑप्शन है अधिक लिक्विड रेफ्रिजरेंट के लिए रिजर्वर की तरह कार्य करती है। चौथा ऑप्शन है रेफ्रिजरेंट को पंप करती है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रेफ्रिजरेंट को मापती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेफ्रिजरेटर लाइट यानी बल्ब के द्वारा ऑपरेट होता है। रेफ्रिजरेटर के लाइट के द्वारा क्या ऑपरेट होता है। पहला ऑप्शन है रिले, दूसरा ऑप्शन है थर्मोस्टेट, तीसरा ऑप्शन है OLP, और चौथा ऑप्शन है दरवाजे के स्विच। इसका सही उत्तर दोस्तों आप सभी को मालूम होगा चौथा ऑप्शन डी, दरवाजे के स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेफ्रिजरेटर के दरवाजे की गास्केट की टाइटनेस को चेक करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला मटेरियल कौन सा होता है। पहला ऑप्शन है रबर की शीट, दूसरा ऑप्शन है धातु की शीट, तीसरा ऑप्शन है पेपर की शीट, और चौथा ऑप्शन है प्लास्टिक की शीट। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पेपर की शीट। रेफ्रिजरेटर के दरवाजे पर जो गास्केट यानी रबर लगी होती है उसकी टाइटनेस को चेक करने के लिए हम पेपर की शीट का प्रयोग करते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, रेफ्रिजरेटर का दरवाजा के द्वारा खींचकर बंद होता है, किसके द्वारा खींचकर बंद होता है? पहला ऑप्शन है स्प्रिंग टेंशन, दूसरा ऑप्शन है ग्रेविटेशनल फोर्स, तीसरा ऑप्शन है फ्रिज का लेवल तिरछा होने के कारण, और चौथा ऑप्शन है मैग्नेटिक गास्केट के द्वारा। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मैग्नेटिक गास्केट के द्वारा जो है कि रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खींचकर बंद होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे रेफ्रिजरेशन प्रक्रिया का रूप कहा जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, निम्नलिखित में से किसे रेफ्रिजरेशन प्रक्रिया का रूप कहा जा सकता है? तो इसमें भी चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है एक गर्म इग्नाट का 1000 डिग्री से कमरे के तापमान का तक ठंडा करना। दूसरा ऑप्शन है पानी के एक पात्र में बर्फ का एक बड़ा ब्लॉक मिलाकर इसे ठंडा करना। तीसरा ऑप्शन है एक छत पंखे के उपयोग से मानव ठंडा करना। या फिर चौथा ऑप्शन है काफ़ी के एक गर्म कप को मेज पर ठंडा होने के लिए छोड़ देना। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पानी के एक पात्र में बर्फ का एक बड़ा ब्लॉक मिलाकर इसे ठंडा करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक रेफ्रिजरेशन तरीकों का नुकसान है। किस तरीकों का नुकसान है? प्राकृतिक रेफ्रिजरेशन जो होते हैं, पहला ऑप्शन है वे महंगे होते हैं, दूसरा ऑप्शन है वे अनिश्चित होते हैं, तीसरा ऑप्शन है वे पर्यावरण के अनुकूल नहीं हैं, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वे अनिश्चित होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाष्पीकरण कूलिंग प्रणालियाँ आदर्श होती हैं, किसकी होती हैं? पहला ऑप्शन है गर्म और सूखी स्थितियों के लिए, दूसरी ऑप्शन है गर्म और आर्द्र परिस्थितियों के लिए, तीसरा ऑप्शन है ठंडी और आर्द्र परिस्थितियों के लिए, चौथा ऑप्शन है मामूली गर्म लेकिन आर्द्र परिस्थितियों के लिए। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गर्म और सूखी स्थितियों के लिए जो होती है वाष्पीकरण यानी इवापोरेटिंग कूलिंग प्रणालियाँ आदर्श होती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा कंप्रेसर का काम नहीं है? इसमें भी चार ऑप्शन दिए गए हैं पहले क्वेश्चन की तरह। पहला ऑप्शन है इवापोरेटर में आवश्यक कम साइड दबाव बनाए रखना, दूसरा ऑप्शन है कंडेंसर में आवश्यक उच्च साइड बनाए रखना, तीसरा ऑप्शन है सिस्टम में रेफ्रिजरेंट की आवश्यक मात्रा सर्कुलेट करना, और चौथा ऑप्शन है रेफ्रिजरेशन सिस्टम की रक्षा करना। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रेफ्रिजरेशन सिस्टम की रक्षा करना। रेफ्रिजरेशन सिस्टम की रक्षा करना वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कंप्रेसर का कार्य नहीं है। यह रेफ्रिजरेशन सिस्टम का दिल है क्योंकि यह सिस्टम में रेफ्रिजरेशन को सर्कुलेट करता है। यह इवापोरेटर से कम प्रेशर को उच्च प्रेशर में कंप्रेस करता है तथा कंप्रेसर का इनलेट जो होता है सक्शन लाइट कहलाता है। यह कंप्रेसर वेपर को कंप्रेसर में लाती है। कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को उच्च प्रेशर में वेपर कंप्रेस करता है और कंप्रेसर की आउटलेट डिस्चार्ज लाइन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में एक कंडेंसर मुख्य रूप से इसलिए आवश्यक है कि क्योंकि जो होता है इवापोरेटर में वाष्पीकरण होने से होने वाले रेफ्रिजरेंट को रिसाइकल किया जा सके, इसलिए वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में एक कंडेंसर मुख्य रूप से आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसरण वाल्व का कार्य क्या है? प्रसरण वाल्व को इंग्लिश में हम बोलते हैं एक्सपेंशन वाल्व। हिंदी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है क्योंकि हम अधिकतर इंग्लिश में सारी चीज़ों के नाम सुनते रहते हैं। तो प्रसरण वाल्व को हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व का कार्य क्या है? पहला ऑप्शन है रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कम करना, दूसरा ऑप्शन है उच्च और निम्न साइड के प्रेशर को बनाए रखना, तीसरा ऑप्शन है इवापोरेटर को सुरक्षित करना, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उच्च और निम्न साइड के प्रेशर को बनाए रखना एक्सपेंशन वाल्व का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन प्रणाली में वेपर कंप्रेशन प्रणालियों के कंप्रेसर के स्थान पर होता है। एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन प्रणाली में वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन प्रणाली के स्थान पर कंप्रेसर के स्थान पर क्या होता है? पहला ऑप्शन है अवशोषक, दूसरा ऑप्शन है जनरेटर, तीसरा ऑप्शन है पंप, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी अवशोषक भी होता है, एब्जॉर्बर भी होता है, जनरेटर भी होता है और पंप भी होता है एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन प्रणाली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रिपल द्रव वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हाइड्रोजन गैस प्रयोग की जाती है। इसमें भी चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है प्रणाली का काम का सुधारने के लिए, दूसरा ऑप्शन है इवापोरेटर में रेफ्रिजरेंट का आंशिक दबाव बनाए रखने के कम करने के लिए,
तीसरा ऑप्शन है रेफ्रिजरेंट सर्कुलेट करने के लिए, और चौथा ऑप्शन है वेपर सील प्रदान करने के लिए। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इवापोरेटर में रेफ्रिजरेंट को आंशिक दबाव कम करने के लिए जो होता है ट्रिपल द्रव वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, ताकि इवापोरेटर में रेफ्रिजरेंट की आंशिक दबाव कम हो सके। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। सौर ऊर्जा आधारित रेफ्रिजरेशन प्रणाली है किस पर है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि सौर ऊर्जा आधारित रेफ्रिजरेशन प्रणाली जो होती है वह बड़ी क्षमता प्रणालियों के इस्तेमाल में भी नहीं की जा सकती, निरंतर नहीं बनाई जा सकती। तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। सौर ऊर्जा आधारित प्रणालियाँ उपरोक्त में से किसी में भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा रेफ्रिजरेशन का 1 टन के बराबर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है यह क्वेश्चन। देखिए डीएमआरसी में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में के एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। यह क्वेश्चन हर जगह पूछा जाता है कि रेफ्रिजरेशन का 1 टन बराबर कितना होता है। आप सभी को मालूम होगा रेफ्रिजरेशन का 1 टन बराबर होता है 50 किलो कैलोरी प्रति मिनट। कैलोरी में जो होता है वह 50 किलो कैलोरी प्रति मिनट होता है। एक बीटीयू बराबर होता है, बीटीयू में 1 टन बराबर 50 किलो कैलोरी होता है। बीटीयू के साथ रेफ्रिजरेशन सिस्टम की स्पेसिफिकेशनों को समरूप लाने के लिए जहाँ पर 1 टन बराबर 900 किलोग्राम होता है, अगर किलोग्राम में देखें तो वो 900 किलोग्राम होता है। 50 किलो कैलोरी प्रति मिनट यानी 3.489 किलोवाट को 1 टन के बराबर समझा जाता है। एसआई यूनिट में 1 टन रेफ्रिजरेशन यानी 3.5 किलो जूल सेकेंड होता है। अगर हम किलो जूल में देखें तो वो 3.5 पर सेकेंड होगा, और अगर हम वाट में देखें तो 3.489 किलो वाट होगा। अगर हम किलो कैलोरी में देखें तो 50 किलो कैलोरी बराबर 1 टन होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा एसआई यूनिटों में रेफ्रिजरेशन का 1 टन के बराबर होता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों, अभी मैंने पीछे बताया कि एसआई यूनिट में रेफ्रिजरेशन का 1 टन बराबर कितना होता है, 3.5 किलो जूल पर सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा जूल कांस्टेंट या हीट का मैकेनिकल समतुल्य के बराबर होता है। पहला ऑप्शन है 127 किलो कैलोरी। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। को जो है कि समय ज़्यादा ना व्यतीत करते हुए हम जो है कि अब आंसर के ऊपर डायरेक्ट चलेंगे। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 427 किलो कैलोरी एक जूल कांस्टेंट या हीट का मैकेनिकल समतुल्य के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा परफेक्ट गैस पालन करती है किसका? बॉयल के नियम का। दूसरा ऑप्शन है चार्ल्स के नियम का। तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त सभी। परफेक्ट गैस जो होती है वो बॉयल के नियम का भी पालन करेगी और चार्ल्स के नियम का भी पालन करेगी। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी हीट फ्लो विधि नहीं है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इवापोरेशन जो है वह हीट फ्लो विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेफ्रिजरेशन की इकाई होती है, रेफ्रिजरेशन की इकाई जो होती है वह टन में होती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है किसी पदार्थ की लेटेंट हीट के साथ बदलती है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रेशर। किसी पदार्थ की लेटेंट हीट प्रेशर के साथ बदलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा साधारण थर्मामीटर द्वारा हवा के मापे गए तापमान को कहते हैं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ड्राई बल्ब तापमान यानी डीबीटी, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ड्राई बल्ब तापमान। यह क्वेश्चन जो है इसरो टेक्नीशियन बी में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है जब हवा को ठंडा किया जाता है तब वह तापमान जिस पर नमी का संघनन शुरू होता है उसको कहते हैं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ड्यू पॉइंट तापमान। अगला क्वेश्चन है हमारा हवा में ऑक्सीजन के आयतन की प्रतिशत मात्रा होती है। हवा में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 21%। 21% जो होती है ऑक्सीजन की मात्रा होती है हवा में। अगला क्वेश्चन है सेंसिएबल हीट फैक्टर के बराबर होता है।
पहला ऑप्शन है सेंसिबल हीट बटा के लेटेंट हीट, दूसरा ऑप्शन है लेटेंट हीट बटा के सेंसिबल हीट, तीसरा ऑप्शन है सेंसिबल हीट बटा के सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट, या फिर चौथा ऑप्शन है सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट बटा के लेटेंट हीट। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सेंसिबल हीट बटा के सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट, जो होती है सेंसिबल हीट का फैक्टर होता है, उसके बराबर होता है। आखिरी क्वेश्चन है हमारा, यदि वायुमंडल हवा को संबंधित आर्द्रता प्रतिशत है तो पानी के वाष्पीकरण की दर होगी। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 0। यदि वायुमंडलीय हवा की संबंधित आर्द्रता 100% है तो पानी की वाष्पीकरण की दर जो होगी वह 0 होगी। किसी निश्चित तापमान पर हवा की नमी का वह प्रतिशत जो उस तापमान पर अधिकतम नमी हो सकती है। सो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप मुझे स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सअप करके मैसेज कर सकते हैं, जहाँ से मैं आपको ऑनलाइन टेस्ट ग्रुप में जोड़ दूंगा। नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा 4000 क्वेश्चन सीरीज़ का। इसी तरह से वीडियो में बने रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।